नमस्ते बंधुओं, आप देख रहे हैं विश्व भारत शैलेंद्र सिंह के साथ। आज 2-3 बड़ी बातें करनी हैं। आज संसद में जो अटैक हुआ परसों का 13 तारीख का, उसके विषय में तो आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन आज जब ललित झा को पेश कराया गया पटियाला हाउस कोर्ट में, तो पुलिस ये कहने के लिए मजबूर थी कि साहब इनका जो मोटो था, जो इनका मकसद है, उसको मैं ओपन कोर्ट में इस तरह से बता नहीं सकता हूँ। ये क्यों कहना पड़ा, इसके विषय में बात करेंगे। दूसरी बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने जो शाही ईदगाह मस्जिद है, उसका जो कल हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया था कि इसका साइंटिफिक सर्वे होगा। साइंटिफिक सर्वे के लिए उन्होंने दिन भी निर्धारित कर दिया कि 18 तारीख को वो बताएंगे कि किस किस तरह से सर्वे होना है। उसमें एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की जानी है और उसके बाद कितने एडवोकेट कमिश्नर होंगे, क्या होगा, ये सारी बातें हाई कोर्ट ने 18 तारीख में आनी है। लेकिन आज ये जो शाही ईदगाह कमेटी और सुन्नी वक्फ बोर्ड पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में सुबह-सुबह, और इन्होंने मेंशनिंग की वहां पे और कहा कि जी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश है इसको स्थगित किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर शब्दों में कहा कि भाई आपका मैटर लगा है 9 तारीख को, 9 जनवरी को, और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो भी फैसला कल आया है उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, तो आप कृपया कर 9 तारीख को ही सुनाएं। चूंकि आपने कोई एसएलपी भी नहीं फाइल की है, ना हमारे पास कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर है, तो हम ऐसे नहीं सुन सकते। तो इसका मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो आदेश था कि शाही ईदगाह मस्जिद मथुरा की जो है, जो जहाँ पे कृष्ण जन्म स्थल माना जाता है, जहाँ पे कंस का जेल था, जहाँ पे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, वो स्थल जिसको औरंगजेब ने 1670 में गिराने का फरमान जारी किया, गिरवा दिया और शाही ईदगाह बना दी, उस पर भी अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से आज इनको भगाया है, अब 18 तारीख को ये निर्णय आ जाना है कि कैसे कैसे इसका साइंटिफिक सर्वे होगा। जिस तरह से काशी विश्वनाथ में हो रहा है और उसका हो गया, उसकी रिपोर्ट भी आने वाली है अब तो, और अयोध्या का मामला तो निपट ही गया, 22 तारीख को आप लोग उद्घाटन में जा ही रहे हैं। ये बदलता हुआ भारत है, इसके विषय में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, इसको लाइक भी करें और इसको शेयर भी करें। तो हम शुरू करते हैं मथुरा से। एक अद्भुत न्यूज कल आई थी, आप सब लोग जानते हैं, जहां भगवान कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव, उनकी कमेटी की तरफ से जो अधिवक्ता हरिशंकर जैन और विष्णु जैन, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया था कि पहले लोअर कोर्ट में फाइल किया, फिर हाई कोर्ट जाना पड़ा कि वहां पे साइंटिफिक सर्वे होना चाहिए। साइंटिफिक सर्वे बहुत जरूरी है किसी भी स्ट्रक्चर के पुरातनता को देखने के लिए कि कितना प्राचीन है और किसका है वो, जो जिस तरह से बनारस में किया गया या जिस तरह से पहले अयोध्या में किया गया था, वही चीज अभी कल हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट कर ली कि शाही ईदगाह का साइंटिफिक सर्वे होगा। ये वर्डिक्ट जस्टिस मैंक जैन ने अपने सिंगल बेंच से अनाउंस किया और पूरे देश में अफरा तफरी मच गई। सारे जितने बामी, कौमी और इस्लामी गिरोह हैं, ये सब एक्टिव हो गए और इनका रोना शुरू हो गया जी कि ये तो गलत हो रहा है, ये तो 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है कि जो भी वर्शिप वाली स्थान है 47 के पहले जो यथास्थिति थी वैसी ही बनी रहनी चाहिए। तो भाई वैसी बनी रहने के लिए वो यथास्थिति जानना जरूरी है ना। तो बिना साइंटिफिक सर्वे के कि वो ये कैसे जाना जा सकता है कि वो क्या थी, मंदिर थी, मस्जिद थी, क्या थी। अच्छा मान लेते हैं कि वहां शाही ईदगाह थी, लेकिन जो हमारे भारतवर्ष में मुस्लिम आक्रांता आए और उन्होंने जितने मंदिरों को ध्वस्त किया, जिसमें अयोध्या भी था, काशी विश्वेश्वर मंदिर काशी वाला था, और उसी तरह से मथुरा केशव का मंदिर था, तो और भी बहुत सारे मंदिर हैं जिनको इन्होंने ध्वस्त किया। तो इन्होंने अगर मंदिर को ध्वस्त करके वहां पे कुछ मस्जिद या ईदगाह इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, तो उसकी सही स्थिति तो जानना जरूरी है कि वो क्या था, पहले वो मंदिर था या नहीं था। ये तो ऐसा नैरेटिव बनाते थे कि किसी भी विवादित भूमि पे जी हमारा मस्जिद हो ही नहीं सकता, वहां हम इबादत नहीं कर सकते। लेकिन अभी संघर्ष करने का जो कीड़ा है,
चाहे राम मंदिर में देखिए तो अंत तक इनका संघर्ष चलता रहा। उसी तरह से अभी काशी में भी इनका चल ही रहा है और मथुरा में भी शुरू हो गए। और इनको भी पता है ये बात कि वहाँ है क्या, ऐसा नहीं है कि इनको नहीं पता है, लेकिन ये जबरदस्ती का कि भाई हमारे आकाओं ने ये अपने को उनका वंशज मानते हैं, मंगोलों का, मुगलों का, तमिल तुर्कों का। तो ये तुर्कों के वंशज मानते हैं कि हम तो अफगानिस्तान और ईरान से हुए थे। ये उस टाइप की जो माइंडसेट वाले भारत में कुछ लोग हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ ही परसेंटेज है इनका। इस देश के सामान्य मुसलमान इस तरह से नहीं सोचते हैं जिस तरह से मुल्ला मौलाना सोचते हैं, और जितना हवाबाजी और जाके सोशल मीडिया पे और दुनिया भर के टीवी चैनलों पे अपना बकवास करते रहते हैं, ऐसा सामान्य मुसलमान नहीं सोचता। लेकिन नहीं, ये पूरे देश का माहौल खराब करेंगे क्योंकि इनको अपनी दुकानदारी चलानी है। और यही वकीलों का जो विष्णु जैन और हरिशंकर जैन जी ने जो केस डाला है उसमें यही कहा कि साइंटिफिक सर्वे करके ये देख लिया जाए कि वहां पे मंदिरों में देवी देवताओं के चित्र हैं, बहुत सारे विग्रह हैं, बहुत सारी चीजें जमीन के अंदर दबा दी गई हैं। इन सब चीजों को अगर साइंटिफिक सर्वे के आधार पर देखा जा रहा है तो क्या बुराई है। अच्छा, इनको पता है कि वहां पे है ये सब चीजें, इसलिए ये विरोध करते हैं कि चूंकि इनको कुव्वतुल इस्लाम दिखाना है कि इस्लाम की ताकत। तो वो दौर अब चला गया भाई। आप अभी तक हिंदू जनमानस जो सोया हुआ था, जिसको समझ में नहीं आ रहा था, वो अब कुछ लोगों के माध्यम से, यही जो हमारे अग्रणी लोग हैं, इनके माध्यम से कुछ जागरूकता और चैतन्यता आ रही है। दुनिया का कोई भी समाज जहां पे भी गुलामी से जो गुजरा है, सबसे पहले स्वतंत्र होने के बाद वो गुलामी के सारे प्रतीकों को नष्ट करता है। लेकिन हमारा अद्भुत देश है जहां पे गुलामी से निकलने के बाद एक दूसरा वर्ग सत्ता में आ गया जो मुगलों और अंग्रेजों की ही पद्धति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। इन्होंने इस लेवल तक का प्रयास किया कि इन्होंने जो आक्रांता थे उनके नाम पे बड़े बड़े रोड, बाबर रोड, औरंगजेब रोड, शेरशाह रोड, ऐसे ऐसे रोड बनाना शुरू कर दिए भारतवर्ष में। दिल्ली जो कि यहाँ की राजधानी है वहां में, और इन्होंने ऐसा ग्लैमराइज किया ये आक्रांताओं के शासनकाल को कि इन्होंने तो अकबर काल को स्वर्ण काल बता दिया, अकबर महान बता दिया। औरंगजेब को लिबरल दिखाने की कोशिश की कि ये मंदिरों को दान देता था। अरे भाई, कितने मंदिरों को उसने भ्रष्ट और नष्ट किए हैं, उसके समकालीन इतिहासकारों के द्वारा ही सुन लो। उनकी जो समय लिखी गई किताबें हैं उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, और इन्हीं किताबों का रेफरेंस लेके ये जो केस फाइल हुआ है, इन्हीं किताबों के रेफरेंस के आधार पे समकालीन जो लिखे गए हैं उसी के आधार पे हो रहा है। हाई कोर्ट ने कल कह दिया था कि वहां पे साइंटिफिक सर्वे होगा, 18 तारीख को हम पूरा सिस्टम दे देंगे। इसके खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट गए, वहां कहा इन्होंने साहब इसको स्टे करो, और ये वर्शिप ऑफ प्लेसेस एक्ट के अगेंस्ट है, और इसमें हमारी पहले एप्लीकेशन डिसाइड हो, जो 7-11 की लगा रखी इन्होंने। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम बिल्कुल नहीं सुनते जी, आपको भगा दिया वहां से। तो अब ये निर्धारित हो गया है कि साइंटिफिक सर्वे एएसआई द्वारा कराया जाएगा मथुरा में, जो शाही ईदगाह मस्जिद है। और उसमें जो आना है वो हमें भी पता है, और मुस्लिम पक्षकार को भी पता है, मुस्लिम स्कॉलर्स को भी पता है, लेकिन नहीं, इनको बवाल खड़ा ही करना है। चलिए, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। अच्छा, दूसरी खबर दिल्ली से ही, जहां पे संसद में बहुत हंगामा हुआ था 13 तारीख को। आपको पता है कि 5-2 वहां पे घुस गए थे संसद भवन में, दर्शक दीर्घा से कूद कर नीचे किस तरह से हंगामा किया, फिर बड़ा उसमें हल्ला मच रहा था। उसमें 4 लोग तो उसी समय अरेस्ट हो गए थे, 2 अंदर वाले और 2 बाहर जो गैस उड़ा रहे थे, वहां पे हल्ला मचा रहे थे, नारे लगा रहे थे, भारत माता की जय, वंदे मातरम, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वही जो जेएनयू वाले नारे होते हैं, वामपंथियों के नारे होते हैं, और कांग्रेसियों के नारे होते हैं। और इसमें धीरे धीरे अब ये भी सबको समझ में आ गया, इसमें जो मेन लीडरान थी एक मोहतरमा जिनका नाम था नीलम आज़ाद, उन्होंने कैसे बताया कि हम लोग बेरोजगार हैं, हम हाईली क्वालिफाइड हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, 35-36 साल की उम्र हो गई है उनकी, आज तक यूपीएससी की, हरियाणा जुडिशरी की तैयारी करती हैं। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा
कि किस तरह से वो किसान आंदोलन और ये शाहीन बाग आंदोलन या यहाँ पे जो पहलवानों का आंदोलन चल रहा था जंतर मंतर पे, उसमें भी ये मतलब ये आंदोलन जीवी हैं शुद्ध रूप से। यही नहीं, ये सारे जितने मिले हैं, ललित झा जो आज सरेंडर किया, कल सरेंडर किया था रात में पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में 10 बजे रात में, वो वहां से भाग गया था। उसके बारे में अभी लौटूंगा, उसने क्या क्या कांड किए हैं। वो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। वो खुद वामपंथ और कांग्रेस का मतलब मोदी विरोधी लोग, बीजेपी विरोधी लोग, इस तरह के आतंकी कृत्य को करने में भी अब इनको घबराहट नहीं हो रही है। लेकिन ये इनके बस का नहीं है। इसके पीछे कौन कौन लोग हैं, ये तो मुखौटे हैं। इनको तो इस तरह से ट्रेंड किया गया है कि ऐसे आपको करना है, लेकिन ये करवाने वाले कोई और हैं। अभी 5 अरेस्ट हैं, 6वां कहीं और पीछे बैठा है, और हो सकता है और हों 10, 12, 15, क्योंकि इनके नक्सलियों से भी संबंध निकल रहे हैं। कांग्रेस बड़ा हल्ला मचा रही थी कि देखो राहुल गांधी का फोटो लगा के कि देखो ये युवा बहादुर शेर खड़ा रह गया, जबकि पूरा संसद में हाहाकार मच गया। आते ही कांग्रेस हल्ला मचाना शुरू कर दी। वहीं से बहुत सारे लोगों को ये डाउट हो गया कि पक्का इसमें कहीं न कहीं इन लोगों की कोई न कोई साठगांठ आ जाएगी, और अब धीरे धीरे वही सब निकल के आ रहा है। ये स्ट्रेटेजिकली मनोरंजन डी जो है, जो मैसूर का है, उसने बीजेपी सांसद से जानबूझ के इसीलिए पास उपलब्ध करवाए लिए, जिससे बीजेपी बदनाम हो, कटघरे में खड़ी हो, कांग्रेस के ऊपर आंच ना आए। बीजेपी के जिस सांसद ने, प्रताप सिन्हा ने वो पास इशू कराए किए थे, उनके बारे में बताया जाता है कि बहुत ही सज्जन और बड़े नेक इंसान है। अच्छा, कोई भी सांसद हो, अगर आप उनके यहाँ पास के लिए जाइए, थोड़ा सा उनके क्षेत्र के रहिए, रसूखदार हो, आपका नाम जानते हो, तो पास आराम से मिल जाता है। पास साइन करके उनके स्टाफ के पास पड़े होते हैं बहुत सारे पास। इसमें सांसद जी से मिलने की जरूरत नहीं होती है। तो इसी तरह से मनोरंजन डी के जो फादर थे, वो अपना बेटे पहले भी जा चुका था, वो संसद विजिट कर चुका था। इन लोगों की स्ट्रेटजी तो 5 साल से बन रही है, जो समझ अभी निकल के आ रहा है। तो ये पहले भी इन्हीं के पास पे संसद भ्रमण कर चुका था दर्शक दीर्घा से, उन्होंने दोबारा दिलवा दिया 2 लोगों का पास। अब उसको लेके ये लोग, इनकी स्ट्रेटजी सोचिए कि ये किस तरह से इनके लिए इस तरह के जूते बनाए गए जहां पे वो स्प्रे जूते के अंदर सेट किया जा सके। ये कहने के लिए तो बड़े गरीब लोग हैं, कोई बैटरी रिक्शा चला रहा है तो कोई बेरोजगार है, लेकिन सब फ्लाइट से जर्नी करते हैं। जो सागर शर्मा लखनऊ से पकड़ा गया, वो बैटरी रिक्शा चलाता है, और वो कितनी बार फ्लाइट से मैसूर का विजिट कर चुका है। तो इस तरह से इनके अपने सिस्टम देखिए, ये कितने लाचार लोग हैं कहने के लिए, लेकिन इनके पीछे बैठे हुए लोग कितने मजबूत हैं, सशक्त हैं। इनके लिए जूते बनाए जा रहे हैं। 5-5 साल से स्ट्रेटजी बन रही है। पुराने संसद में भी करना था इनको, नहीं शायद सफल हुआ, तो नए संसद में उसकी रेकी किया इन्होंने। 1.5 साल से तो कन्फर्म इनकी मीटिंग इसी मसले पे चल रही है। ये हैं परेशान लोग, बेरोजगार लोग, जो इतने बड़े बड़े कांड कर जाते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि एक अमेरिका में बैठा हुआ है खालिस्तानी, गुरुपतवंत सिंह पन्नू, उसने 10 दिन से ये थ्रेट दे रखी थी भारतीय सरकार को कि 13/12 को मैं संसद पे दोबारा अटैक कराऊंगा, क्योंकि उसकी 2001 में हुआ था संसद पर अटैक, और अब इन्होंने दोबारा कराना था, उसकी बरसी मनानी थी। तो उसने इन मासूम लोगों के माध्यम से भी कराया होगा, ऐसी भी संभावना व्यक्त की जा रही है। लेकिन गुरुपतवंत सिंह पन्नू ऐसे खोखला टाइप का फायर करने वाला आदमी है, कोई दमदार आदमी नहीं है। मेजर गौरव आर्या तो इसको अपनी क्यूट लोमड़ी बताते हैं, बहुत क्यूट सा है, हवाबाजी करता रहता है कि कनाडा से हिंदुओं निकल जाओ, मैं ये करा दूंगा, मैं वो करा दूंगा, बकवास करता रहता है। इसका कोई दम नहीं है इसमें। लेकिन फिर भी इन सब चीजों पे सरकार जरूर ध्यान देगी। और ये गुरुपतवंत सिंह पन्नू 2020 में ही आतंकवादी डिक्लेयर है भारत से, लेकिन ऐसे आतंकवादियों को तो शरण स्थली आप जानते ही हैं, कनाडा, अमेरिका, ये सारे इंग्लैंड, ये सब आराम से उनको पॉलिटिकली अपना संरक्षण दे देते हैं। लेकिन इनके बस का कुछ है नहीं भारतवर्ष में। ललित झा जो वहां से मौके से फरार हो गया था
और सबके मोबाइल फोन लेके फरार हुआ था। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि किस तरह से स्ट्रेटजी इन लोगों ने बनाई थी कि सबके मोबाइल फोन लेके ललित झा फरार हो गया वहां से मौका वारदात से। और उसने जब सरेंडर किया 10 बजे रात में कल, तो उसने बताया कि मैंने सारे मोबाइल को डिस्ट्रॉय कर दिया है, सारे मोबाइलों को खत्म करके वो सरेंडर कर रहा है। और जब उसको आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया तो वहां पे जज साहब ने जब पूछा तो पुलिस ने कहा कि इनकी मंशा को, इनका जो मोटो है, उसके विषय में हम कोर्ट में इस तरह से कुछ नहीं बता सकते। कितना भयानक मंशा लेके ये संसद में घुसे थे। और ये है बेरोजगार और गरीब लोगों की स्थिति। गरीब हैं ये, मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन इनको जिन लोगों ने इस तरह से बनाया है, एक आतंकवादी टाइप का बना दिया है, उन लोगों की इसमें ज्यादा बड़ी भूमिका है। उनकी भूमिका को खंगालना और उन्हें बिहाइंड बार करना, उन्हें जेल भेजना, उन्हें सजा दिलाना, ये सरकार का दायित्व है और काम है। चूक तो बड़ी हुई है, संसद में घुस गए ये, लेकिन ठीक है, जो भी है इसको अब संभाला जा सकता है कि इस तरह की घटनाएं फ्यूचर में ना हो। ये जितना सिंपल दिख रहा है उतना सिंपल अटैक है नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी लॉबी हो सकती है। क्योंकि आपको पता ही है कि कांग्रेस किस तरह का काम करती है। आप जब 26/11 की घटना देख लीजिए, बॉम्बे में जब अटैक हुआ था, इन्होंने एक भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ के पहले से ही रख दी थी, सबको कलावा पहना के भेजा गया आतंकवादियों को। इसी तरह से इन्होंने भगवा आतंकवाद को प्रमोट करने के लिए जब समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट हुआ या जब पुणे में ब्लास्ट हुआ तो इन्होंने इसको प्रमोट किया, जबकि हजारों सैकड़ों जगह भारतवर्ष में सीरियल ब्लास्ट होते रहे, इन्होंने एक बात भी इस्लामिक आतंकवाद की बात नहीं की। इनकी मंशा, इनका हाथ जो है ना पाकिस्तान के साथ भी, क्योंकि ये पाकिस्तान के सिंपैथाइजर थे शुरू से। तो इस तरह का जो माइंड सेट था कांग्रेस का, अब उससे शायद देश को निजात मिले और इसका सही फेयर और फाइन इन्वेस्टिगेशन होगा, जिससे इन सब को जेल में ही ताउम्र अपनी गुजारनी पड़े अगर इन्होंने ऐसा कृत्य किया है। आज की वीडियो बस इतनी ही। वंदे मातरम, जय हिंद बंधुओं, नमस्कार।